गुड मॉर्निंग। देखो ये मेरा तीसरा वीडियो है और जो मैंने अब तक जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी, यानी दोनों के सिलेबस में सम्मिलित है, इसलिए दोनों ही बच्चे इन वीडियो को देख सकते हैं, इनका फायदा उठा सकते हैं। अब देखो पिछली क्लास में अपन देखे थे, फिर से 2 मिनट वापस शुरू करते हैं। जहां भी लोकतंत्र होता है वहां एक सरकार होती है और सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। व्यवस्थापिका को भारत में कहते हैं संसद, और ये संसद जो है 2 सदनों से मिलकर बनी है। कुछ देशों में ऐसा भी होता है कि 1 सदन होता है, लेकिन भारत की जो संसद है वो 2 सदनों से मिलकर बनी है, जिसमें से एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो कल पिछले वीडियो में अपन ने इनमें अंतर किया था, लोकसभा में एक सदस्य कितने होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं, इनकी योग्यता क्या है, तो वो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी। अब अपन चलते हैं इनकी शक्तियों के संदर्भ में। संसद की शक्तियां या अपन कहें संसद के कार्य, लेकिन कार्य को पढ़ने से पहले एक बात इधर देखो आपको बता दिया था मैंने भाई संसद का सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख कार्य है कानून निर्माण का। तो देखो कानून निर्माण करने का कार्य है इसका, और कानून निर्माण का जो प्रारूप तैयार किया जाता है उस कानून निर्माण के प्रारूप को कहते हैं विधेयक। उस कानून निर्माण के प्रारूप को ही क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और जो ये विधेयक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है तो दूसरा गैर सरकारी विधेयक होता है। अब इसमें अंतर क्या है, सरकारी विधेयक कौन सा होता है, गैर सरकारी विधेयक कौन सा होता है। सरकारी विधेयक वो होता है जो सरकार के किसी मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, उसे तो कहते हैं सरकारी विधेयक। और जो मंत्री के अलावा जो अन्य सांसद है या अन्य जो सदस्य है उनके द्वारा संसद में कोई कानून निर्माण का प्रारूप तैयार करके रखा जाता है तो उसे अपन बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। तो इस तरह से विधेयक के 2 प्रकार हो गए। सीधी सी बात है, सरकारी विधेयक जो सरकार के किसी मंत्री द्वारा रखा जाए, गैर सरकारी विधेयक जो संसद के किसी अन्य सदस्य यानी सांसद के द्वारा रखा जाता है। ज्यादातर जो विधेयक होते हैं वो आपको पता है सरकारी होते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा ही लाए जाते हैं, लेकिन कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जो गैर सरकारी कहलाते हैं। अब ये तो पता चल गया भाई विधेयक क्या होता है, कि संसद में जो कानून का प्रारूप तैयार करके जो रखा जाता है उसे अपन विधेयक कहते हैं। जो ये विधेयक होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अब देखो इसमें देखो कि साधारण विधेयक कौन से होते हैं, जो कानून निर्माण संबंधी कार्य के लिए जो विधेयक संसद में रखे जाते हैं वो तो जाते हैं साधारण विधेयक। इसमें नाम से पता लग रहा है जो धन से संबंधित, सरकारी खजाने से पैसा निकालने से संबंधित जो विधेयक रखा जाता है, जिसको वित्त विधेयक भी कह सकते हैं, धन विधेयक भी कह सकते हैं, वो विधेयक हो गया धन विधेयक। क्योंकि सरकार को जो भी पैसा चाहिए सरकारी खजाने से वो पैसा निकालने के लिए इसकी अनुमति आवश्यक होती है, संसद की अनुमति आवश्यक होती है। और संसद की अनुमति के लिए जो विधेयक संसद में रखा जाता है उसे कहते हैं धन विधेयक। अब आ जाओ तीसरा प्रकार। तो विधेयक के 3 प्रकार बताए थे, उसमें पहला विधेयक हो गया साधारण विधेयक। साधारण विधेयक का मतलब जो केवल कानून निर्माण संबंधी कार्य के लिए जो भी विधेयक रखा जाता है सरकार के मंत्रियों द्वारा, वो हो गया साधारण विधेयक। धन विधेयक सरकारी खजाने से पैसा निकालने के लिए, सरकारी धन का उपयोग करने के लिए जो विधेयक रखा जाता है संसद की जो अनुमति के लिए, वो हो गया धन विधेयक। और तीसरा देखो संविधान संशोधन विधेयक। ये भी नाम से पता लग रहा है, यानी पुराने समय के जो कानून बनाए हुए हैं उनमें संशोधन करने के लिए, उनमें परिवर्तन करने के लिए, उनको बदलने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसे कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तो इस तरह से विधेयक के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक का मतलब है कानून में परिवर्तन, धन विधेयक का मतलब सरकारी खजाने से पैसा निकालना, और इसका मतलब कानून निर्माण संबंधी विधेयक। अब देखो आज अपन को जो है मेन रूप से ये तो समझ में आया विधेयक क्या होता है। आज अपन संसद के इन दोनों शब्दों को बस तो समान रूप से शक्तियां दी गई है, यानी दोनों बराबर है, दोनों की शक्तियां। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें लोकसभा उसकी तुलना में ज्यादा महत्व रखती है, उसकी तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है, और कुछ 1-2 विषय ऐसे भी हैं जिनमें लोकसभा की तुलना में राज्यसभा का ज्यादा महत्व है।
तो वैसे तो मैंने बताया 80 लगभग अपन कह सकते हैं 60-65% दोनों के पास बराबर शक्ति है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें इनके पास लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है और कुछ में राज्यसभा के पास। तो अपन अब शक्तियों का अंतर करते हैं। अब पहले अपन देखते हैं साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक के संबंध में संसद के इन दोनों सदनों में से किसके पास ज्यादा शक्ति है या दोनों के पास बराबर शक्ति है वो देखो। साधारण विधेयक यानी कानून निर्माण संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। लोकसभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, लेकिन एक से पारित होने के बाद दूसरे में जाएगा और वहां से पारित होगा और वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनके हस्ताक्षरित होने के बाद, उनके अनुमोदन के बाद वो कानून भारत में लागू होता है। यानी वैसे तो सामान्य रूप से दोनों के पास समान सकते हैं। कोई भी अगर अपन भारत में कोई भी कानून बनाना है तो दोनों के अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन देखो फिर भी थोड़ा सा अंतर है इसमें कि लोकसभा से कोई भी कानून निर्माण संबंधी विधेयक पारित हो जाता है सर्वसम्मति से या 2/3 बहुमत से, फिर वो जाता है लोकसभा में। आमतौर पे फिर आता है राज्यसभा में। राज्यसभा या तो उसे पारित कर दे, लेकिन अगर ये नहीं करती और 6 माह से अधिक का समय हो गया है उस विधेयक को यहाँ पे लटके हुए राज्यसभा में और दोनों सदनों में गतिरोध हो रखा है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ये चाहता है कि ये कानून वहां से भी पारित हो, ये कानून लागू, और वो उसमें मान लो कुछ संशोधन करना चाहती है, ये संशोधन स्वीकार नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन में संख्या बल इसके पास ज्यादा होती है लोकसभा के पास, जो कल पिछले वीडियो में बताया था, तो उसके अनुसार इसकी जीत रहती है लोकसभा की। तो वैसे तो मैंने बताया कि साधारण विधेयक के संबंध में दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, लेकिन मैंने बताया कि लोकसभा से कोई विधेयक पारित हो गया और वो राज्यसभा में लटका हुआ लगभग 6 माह से ज्यादा हो गया, दोनों सदनों में काफी गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन में मैंने बताया संख्या बल लोकसभा के पास ज्यादा होता है, इसलिए इसकी जीत जाती है। अब आ जाओ दूसरा धन विधेयक। तो इसमें तो लगभग दोनों में बराबर शक्ति है, थोड़ा बहुत इसका महत्व ज्यादा है लोकसभा। अब आ जाओ धन विधेयक। धन विधेयक के संदर्भ में अपन बात करें तो सबसे धन विधेयक के संबंध में मैं ऐसे कह सकता हूं सर्वाधिक शक्तिशाली सदन ही लोकसभा। धन विधेयक के संबंध में ज्यादा शक्तियां लोकसभा के पास है राज्यसभा की तुलना में। जैसे कोई भी धन विधेयक है वो सर्वप्रथम लोकसभा में ही रखा जाता है, ये शर्त है। राज्यसभा में कभी सर्वप्रथम धन विधेयक रखा ही नहीं जा सकता है, जबकि मैंने बताया था कि साधारण विधेयक इसमें भी रखा जा सकता है, उसमें भी रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक की तो ये शर्त है कि वो सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, राज्यसभा में कभी भी पहले धन विधेयक नहीं रखा जाता, पैसा निकालने से संबंधित विधेयक। तो यहां से यहां रखा गया लोकसभा में और लोकसभा से मान लो वो पारित होता है। अब पारित होने के बाद वो जाता है राज्यसभा, वो जाता है, रोक सकते हैं। तो साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है और उसके बाद संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब देखो इसमें तो मैंने बताया धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है और यहां से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा अधिकतम इसे 14 दिन तक रोके रख सकती है। ये बस यही है इसके पास। जैसे उसको अधिकतम वो 6 माह तक रोके रख सकती है, वैसे इसको धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा 14 दिन तक रोके रख सकती है। या तो 14 दिन के अंदर उस विधेयक को पारित कर दे, पारित करे तो कोई दिक्कत ही नहीं, और अगर वो पारित नहीं कर पाती तो वो पारित समझ लिया जाता है। वो कुछ संशोधन अगर लाती है उस विधेयक पे तो उसको स्वीकार करना न स्वीकार करना लोकसभा पे निर्भर है। यानी मैं आपको सिर्फ इतना इतना बता सकता हूं कि राज्यसभा धन विधेयक को मात्र इतनी शक्ति उसके पास है धन विधेयक के संबंध में कि वो 14 दिन तक उसको अपने पास रोके रख सकती, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो बनता ही अगर 14 दिन में वो पारित कर दे और अगर पारित नहीं कर पाती तो वो 14 दिन के बाद पारित समझ लिया जाता है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि धन विधेयक के संबंध में ज्यादा शक्तियां किसको दी गई है? लोकसभा। साधारण विधेयक के संबंध में वैसे तो लगभग दोनों में
पास बराबर शक्तियां, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की स्थिति में, संयुक्त अधिवेशन होने की स्थिति में इसके पास शक्तियां ज्यादा होती है संयुक्त बल के तब। तो ये हो गया। अब आयो तीसरा संविधान संशोधन विधेयक, यानी कानून में परिवर्तन संबंध। तो देखो इसमें संविधान संशोधन विधेयक में दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं, बराबर है, समान शक्तियां हैं। ये अपन ऐसे कह सकते हैं दोनों के पास समान शक्तियां। कोई भी संविधान संशोधन विधेयक यानी संविधान में परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक लोकसभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। एक से पारित हो गया, एक से पारित होने के बाद जाएगा दूसरे में, दूसरे से जब तक पारित नहीं होगा तब तक वो संविधान संशोधन विधेयक लागू ही नहीं होगा, यानी दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर जैसे इसको 6 माह हो गए तो कुछ नहीं है, वो पारित ही वो मतलब आगे नहीं बढ़ेगी ऊपर की। दोनों क्योंकि इसमें दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं। एक से पारित होने के बाद दूसरे से पारित होना आवश्यक है। एक से पारित हो गया, दूसरे के पास जाके अटक गया तो वो काम भी अटक गया, एक तरह से वो संविधान संशोधन विधेयक भी अटक गया। जब तक वो वहां से पारित नहीं होगा तब तक वो लागू नहीं होगा। तो कुल मिला के ये जो संविधान संशोधन विधेयक है इस पे कभी भी संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जाता, केवल साधारण विधेयकों पर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो कुल मिला के इसमें दोनों के पास बराबर शक्तियां हैं। इसमें धन विधेयक में ज्यादा शक्तियां लोकसभा के पास है और इसमें बताइए। अब देखो एक अलग और एक विशेष शक्ति है आपके पास लोक, ये तो हो गई विधेयक संबंधी शक्तियां। अब अलग कार्यपालिका पे नियंत्रण संबंधी, कार्यपालिका की नियंत्रण संबंधी शक्तियों की बात करें तो वो भी लोकसभा के पास ज्यादा है राज्यसभा की तुलना में। कार्यपालिका यानी जो अपने भारत में कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, एक नाममात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका में आता है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री, उनके सहयोगी मंत्री। तो वास्तविक कार्यपालिका पे नियंत्रण करने की शक्ति तो बस तो दोनों सदनों के पास है, उसके भी पास है, इसके भी पास है, लेकिन ज्यादा शक्तियां इसके पास है, लोकसभा के पास। कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? प्रश्न पूछकर। लोकसभा के सदस्य जो अपने प्रधानमंत्री और बाकी उनके अन्य मंत्री हैं यानी जो कार्यपालिका है उस पर किस प्रकार नियंत्रण करते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, जो भी नीति अपनाते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, उनके संदर्भ में दोनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनके द्वारा जो भी काम किया जाता है उसकी आलोचना की जा सकती है, निंदा की जा सकती है दोनों सदनों में। उनके काम को रोका जा सकता है दोनों सदनों में। लेकिन एक विशेष शक्ति जो लोकसभा के पास है वो राज्यसभा के पास नहीं है, वो है अविश्वास प्रस्ताव। वो है अविश्वास प्रस्ताव, यानी मंत्रिपरिषद में किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये एक विशेष शक्ति इसके पास है जो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं। बाकी प्रश्न पूछने की शक्ति इसके पास भी है, इसके पास भी है। उनके काम की निंदा या आलोचना करने की शक्ति लोकसभा की भी है, राज्यसभा की। उनके काम को रोकने की शक्ति दोनों के पास, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। तो इस तरह ये 2 काम ऐसे हो गए, सब में ही है वैसे तो, बस ये संविधान संशोधन विधेयक में दोनों के पास बराबर शक्ति है। बाकी इसमें भी लोकसभा सर्वोच्च है, इसमें भी लोकसभा सर्वोच्च है, इसमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में लोकसभा सर्वोच्च है। ठीक है, और बाकी अगले वीडियो में अपन फिर से मिलेंगे।